भारत और यूएई एक दूसरे के साथ व्यापार के लिए रुपए और दिरहम को ज़्यादा तरजीह देने का काम कर रहे हैं। 2023 में भारत और यूएई के बीच लागू हुए मुक्त व्यापार समझौते से ही दोनों पक्षों के बीच रुपए और दिरहम में कारोबार बढ़ावा दिया जा रहा है। तब से जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक दोनों देशों के बीच हुए कुल कारोबार का 15% हिस्सा रुपए और दिरहम में हुआ है। अब इस कारोबार को और तेजी से बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सर, लोकल करेंसी में ट्रेड को लेकर सरकार की क्या योजना है? यूएई के साथ थोड़ी सक्रियता सबसे ज्यादा दिख रही है। बाकी कोशिशें पिछले 2 साल में कई अलग अलग देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड को लेकर हुई, पर यूएई के साथ अभी यूएई के साथ भारत के कुछ और समझौते हुए हैं। एफटीए भी हुआ है। भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में यूएई को भागीदार बनाया है। जो ताजी चीजें हैं वो 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, और चूंकि भारत से तमाम आवाजाही यूएई के साथ है, दुबई से ट्रेड है, तो वहां पर भारतीय करेंसी में कारोबार के लिए कुछ नए उपाय किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूएई के साथ एक लोकल करेंसी सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन किया है, एक एमओयू किया है, जिसमें कि ट्रेड की इनवाइसेस और सेटलमेंट रूपी और दिरहम में हो सकेंगे, जो कि डॉलर में नहीं होंगे, और दोनों देशों के बैंक इसकी मान्यता देंगे, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे क्या होगा कि जो कानूनी तौर पर एक्सपोर्टर्स को और इंपोर्टर्स को इन लोकल करेंसीज में भुगतान की छूट मिल जाएगी, और ट्रेड अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें किसी तरीके की बाधा नहीं आएगी। दूसरी चीज है कि जो आरबीआई की एक कोशिश है कि बैंकों के बीच में भी, यूएई के बैंकों और भारतीय बैंकों के बीच में भी अब इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हो जिसमें रुपए और दिरहम के बीच में कारोबार किया जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात जो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगी यूएई के साथ, वो है कि भारत और यूएई अपने फास्ट पेमेंट नेटवर्क को आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि इंडिया का यूपीआई है जो कि पेमेंट इंटरफेस है, और यूएई का एक आईपीपी प्लेटफॉर्म है, एएनआई आईपीपी प्लेटफॉर्म है, जिससे कि इंस्टेंट लो कॉस्ट, कम कॉस्ट वाले फंड ट्रांजैक्शंस तुरंत हो सकें। तो यूपीआई यूएई के पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ काम करेगा, और इसके अलावा जो डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क है भारत का, रुपे नेटवर्क है जो सरकारी समर्थन से चलता है, और जो अमीरात का कार्ड है जिवान, इनको भी आपस में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। दुनिया में नेगेटिव ब्याज दरों की पहचान वाले देश जापान में अब ब्याज दर 31 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार को जापान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, और अब ब्याज दर बढ़कर 1% हो गई है, जो 1995 के बाद सबसे ज़्यादा ब्याज दर है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए और अपनी करेंसी को सहारा देने के लिए जापान ने ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी की है। सर, सवाल यह है कि इस ब्याज दर पर की बढ़ोतरी को महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? ये इस साल के, अब अगर आप माने तो मौद्रिक आधार पर पिछले एक दशक के सबसे बड़े और सबसे अप्रत्याशित फैसलों में। अप्रत्याशित इसलिए है क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने पिछले साल से ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी थी। 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी 2024 में संकेत दिए थे। पिछले साल एक बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इतनी तेज और इतनी तीखी बढ़ोतरी की उम्मीद किसी को नहीं थी जो अब हुई है। क्योंकि जापान लंबे समय से, लगभग पिछले 3 दशकों से नेगेटिव और जीरो इंटरेस्ट रेट को फॉलो करता है, तो जापान से सस्ते येन के या सस्ते कर्ज के आसपास दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमी तैयार हो गई। एक पूरी जनरेशन थी जो जापान से सस्ता पैसा लेकर पूरी दुनिया में निवेश करती थी। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नहीं है कि जापान ने ब्याज दर 1% कर दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संकेत जापान के केंद्रीय बैंक ने दिए हैं वो बाजार के लिए में बड़े उलटफेर का संकेत इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जापान के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। यानी जापान में ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट की एक और बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रही हैं। तब यहां पर ब्याज दर 1.25% के आसपास हो जाएगी। जापान बैंक ऑफ जापान के गवर्नर नहीं थे मीटिंग में, उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन स्टेटमेंट जो आया है वो स्पष्ट रूप से इशारा कर रहा है कि जापान में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, और ईरान के युद्ध के कारण जापान की में महंगाई में और ज़्यादा बढ़त हुई है, क्योंकि जापान की अधिकांश निर्भरता एनर्जी इंपोर्ट पर है। तो इससे पूरा ढांचा जो सस्ते या जीरो ब्याज दर के कर्ज पर टिका हुआ था, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में जो जापान का पैसा जा रहा था,
वो अब उसकी पूरी तस्वीर बदलेगी। इसका असर आपको यूएस मार्केट पर भी दिखाई देगा, यूएस ट्रेजरी मार्केट पर भी दिखाई देगा, ग्लोबल मार्केट्स पर भी दिखाई देने लगा है। आज सुबह से ही दोपहर के बाद इसके असर हमें दिखने लगे। और जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जापान से पूरी दुनिया में निवेश करने जाते थे, क्योंकि जापान में निवेश करने पर उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता था। अगर आप जापान में डिपॉजिट कर रहे हो तो आपका कोई रिटर्न नहीं होगा। वो निवेशक अब वापस जापान में लौटना शुरू करेंगे और इसका असर हमें कई बड़े पैमानों पर दिखाई देगा। एक सवाल सर और है कि इसका ग्लोबल लेवल पर क्या असर होगा, दुनिया भर की बाजारों पर, अर्थव्यवस्थाओं पर? चार बड़े असर हैं, इसको समझना जरूरी। पहली चीज तो कि एक येन का कैरी ट्रेड था, जिस पर हम चर्चा करते रहे। कैरी ट्रेड का मतलब ये था कि जापान में चूंकि जीरो या निगेटिव रेट पर पैसा मिलता था तो लोग उसे ले जाकर उससे क्रिप्टो खरीदते थे, भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में स्टॉक्स खरीदते थे, अमेरिका के ट्रेजरी में निवेश करते थे। और अमेरिका का ट्रेजरी जापान के निवेशकों का सबसे पसंदीदा निवेश था। करीब करीब $1 ट्रिलियन के आसपास की ट्रेजरी होल्डिंग जापान के निवेशकों की थी। यानी जापान का सस्ता पैसा कर्ज बनकर अमेरिका को मिलता था और इस पूरी व्यवस्था में येन कमजोर रहता था। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि जब ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई तो येन में मजबूती आई है। तो येन और जापानी येन और डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है उसमें एक बड़ा बदलाव है। तो ये गाइडेंस है कि आने वाले दिनों में येन मजबूत होगा डॉलर की तुलना में, जिसका असर हमें ग्लोबल मार्केट्स पर दिखाई देगा। ग्लोबल बॉन्ड्स में जो लॉन्ग एंड यील्ड के बॉन्ड हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड हैं, उनमें वैसे ही बैंक ऑफ जापान के फैसले के तत्काल बाद से अब यील्ड बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ से पैसा वापस निकलेगा और जापान में जाना शुरू होगा। तो इसलिए जो बॉन्ड निवेशक हैं वो ज़्यादा ब्याज दर की आने वाले दिनों में मांग करेंगे, खासतौर से जो 10 साल का बॉन्ड है। 2025 वाले दौर में भी जब जापान ने ब्याज दर में बढ़ोतरी की थी तो हमने काफ़ी तेज प्रतिक्रिया देखी थी अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त के तौर पर। इक्विटी और जो रिस्की एसेट्स हैं, जिसमें कि क्रिप्टो है या इमर्जिंग मार्केट के जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हैं, इनमें कैरी ट्रेड का बड़ा असर होता है। तो ये पैसा जब वापस लौटेगा तो वहाँ गिरावट आएंगी, चीज़ें लड़खड़ाएंगी, जो हाई बीटा एसेट्स हैं उनकी कीमत में निवेश वापस निकलना शुरू होगा। विदेशी मुद्रा बाजारों में बड़ा उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। खासतौर पर निगाह इस बात पर रखनी होगी कि अगर अमेरिका ब्याज दरों में नरमी रखता है और जापान में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेश का प्रवाह वापस जापान की तरफ बढ़ना शुरू होगा, जो कि एक बड़ा उलटफेर है ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के लिए। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी बड़ी चुनौती है, जैसे भारत जैसे या खासतौर पर जो एशिया के बाजार हैं, जहां पर जापान के फंड ज़्यादा सक्रिय हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में, यहाँ बाजारों में आपको आने वाले दिनों में तेज गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि अब पैसा यहाँ से वापस जापान की तरफ जाना शुरू होगा। तो जो इमर्जिंग मार्केट पर में वैसे भी वही अर्थव्यवस्थाएं निवेश आकर्षित कर पा रही हैं, जहां पर एआई जैसी कुछ चीज़ें चल रही हैं, उनके लिए चुनौती आने वाले दिनों में दिखाई देगी। और ये एक और चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बाद जापान ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। ऑस्ट्रेलिया में ब्याज दरें नहीं बढ़ी, आज स्थिर रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने का एक क्रम अब यहाँ से शुरू हो रहा है।